चैप्टर सुप्रीम कोर्ट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, जो जुडिशियल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। आइए डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन जुडिशरी को देखते हैं। जुडिशियल सिस्टम इंडियन जुडिशरी को देखते हैं। इंडिया में सिंगल एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सेंट्रल और स्टेट लॉज इन्फोर्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन मिलता है। जैसे अगर महाराष्ट्र या यूपी में कोई केस होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या सेंट्रल लॉ से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुन सकता है। अमेरिकन जुडिशरी। अमेरिका में डबल सिस्टम है, जहां फेडरल कोर्ट और स्टेट कोर्ट अलग अलग लॉज को इन्फोर्स करते हैं। फेडरल जुडिशरी फेडरल लॉ को इन्फोर्स करती है और स्टेट जुडिशरी अपने स्टेट लॉज को इन्फोर्स करती है। जैसे अगर टेक्सास में कोई केस है जो स्टेट लॉज से रिलेटेड है, तो वो टेक्सास स्टेट कोर्ट में ही चलेगा, लेकिन अगर वो फेडरल लॉ से रिलेटेड है तो वो फेडरल कोर्ट में होगा। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के टर्म्स में इंडियन जुडिशरी इंडियन सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन लिमिटेड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन केसेस को सुनता है जो फेडरल केस हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट्स। अमेरिकन जुडिशरी यूएस सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन बहुत वाइड है। इसमें फेडरल केस के अलावा नेवल फोर्स, मैरीटाइम एक्टिविटी और एम्बेसडर से रिलेटेड केस भी आते हैं। एपीलेट जुरिस्डिक्शन इंडियन जुडिशरी में इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एपीलेट जुरिस्डिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस आते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपील के लिए सुनने का राइट होता है। जैसे अगर हाई कोर्ट ने किसी केस में डिसीजन दिया और किसी पार्टी को लगता है कि अनफेयर डिसीजन दिया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अमेरिकन जुडिशरी में यूएस सुप्रीम कोर्ट की एपीलेट जुरिस्डिक्शन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तक लिमिटेड है, मतलब वो सिविल और क्रिमिनल केसेस को अपील के लिए नहीं सुनते। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के टर्म्स में इंडियन जुडिशरी में इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है, मतलब अगर प्रेसिडेंट को किसी लीगल मैटर पर एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है। अमेरिकन जुडिशरी यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, वो सिर्फ उन केसेस को सुनते हैं जो एक्चुअल डिस्प्यूट होते हैं। डिस्क्रिशन इंडियन जुडिशरी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल लीव टू अपील का पावर होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को अपील के लिए ले सकता है, चाहे वो किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल से आए, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट। अमेरिकन जुडिशरी यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई प्लेनरी पावर नहीं होता, वो केसेस को सेलेक्ट करते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जुडिशियल रिव्यू इंडियन जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू की स्कोप इंडिया में लिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन लॉज या एक्शन को रिव्यू करता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। जैसे अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। अमेरिकन जुडिशरी में यूएस सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बहुत वाइड है। वो लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शन को रिव्यू करता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या ना हो। अब डिफेंडिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन के टर्म्स में इंडियन जुडिशरी इंडियन सुप्रीम कोर्ट सिटीजन के राइट्स को प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के अंदर डिफेंड करता है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग अगर राइट्स वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है। जैसे अगर पुलिस ने अनलॉफुली अरेस्ट किया है तो सुप्रीम कोर्ट हैबिस कॉर्पस पिटीशन के थ्रू सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। अमेरिकन जुडिशरी में यूएस सुप्रीम कोर्ट सिटीजन के राइट्स को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर डिफेंड करता है, मतलब लॉ के प्रोसेस को फॉलो करते हुए राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे अगर पुलिस ने अनलॉफुली अरेस्ट किया है तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस के अंदर इंटरवेन कर सकता है। अब बात करते हैं कनकरेंस वर्सेस
कंसल्टेशन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। कंसल्टेशन, जब प्रेसिडेंट को एडवाइस देना होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जज से कंसल्टेशन किया जाता है, यानी व्यू एक्सचेंज किया जाता है, पर फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है। अब कंकरेंस एंड कंसल्टेशन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट को देखते हैं। कंसल्टेशन, जब प्रेसिडेंट को एडवाइस देना होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जज से कंसल्टेशन किया जाता है, यानी व्यू एक्सचेंज किया जाता है, पर फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है। कंसल्टेशन का मतलब एग्रीमेंट नहीं होता। कंकरेंस, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जजेस के एडवाइस को मैंडेटरी माना जाता है, यानी प्रेसिडेंट को उनका एडवाइस फॉलो करना पड़ता है। कंकरेंस का मतलब एग्रीमेंट होता है जिसमें प्रेसिडेंट को उनका डिसीजन मानना पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं। फर्स्ट जज केस 1982, सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को देखते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एडवाइस मैंडेटरी नहीं था, प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी जज को अपॉइंट करने की एडवाइस दी तो प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं था। सेकेंड जज केस 1993, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी रूलिंग को रिवर्स किया। अब कंसल्टेशन को कंकरेंस माना गया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एडवाइस अब बाइंडिंग हो गया था, प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस को फॉलो करना पड़ता था। जैसे अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी जज को अपॉइंट करने की एडवाइस दी तो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस एक्सेप्ट करनी पड़ती थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने एडवाइस देने से पहले दो सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ता था। अब थर्ड जज केस 1998, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्टेशन के लिए एक कोलिजियम बनाना पड़ता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चार सीनियर मोस्ट जज के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, न कि सिर्फ अपने आप से। अगर दो सीनियर जज ने एडवर्स ओपिनियन दिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड नहीं कर सकता। जैसे अगर चीफ जस्टिस इंडिया और थ्री सीनियर जजेस ने एक जज को अपॉइंट करने की एडवाइस दी, पर फोर्थ सीनियर जज ने उसे डिसएग्री किया तो रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड नहीं होती। अब फोर्थ जज केस 2015, इस केस में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इस अमेंडमेंट का पर्पस था कोलिजन सिस्टम को रिप्लेस करना, जिसमें गवर्नमेंट को भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्वमेंट मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंटरफेस किया गया है, इसलिए दोनों वॉइड है। इसके बाद कोलिजन सिस्टम वापस ऑपरेटिव हो गया। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। बेसिक फैक्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंडिया फॉलो एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम which means that Supreme Court has the authority to enforce both central and state law। यह सिस्टम हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एडॉप्ट किया था। इनॉग्यूरेशन, सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्यूरेशन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सीड किया और ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल को रिप्लेस किया, जो पहले हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। अब कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। टोटल जजेस 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जज। रिसेंट अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू जज के नंबर को 31 से 34 तक बढ़ा दिया गया। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट 1950 to 1973 तक सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था, लेकिन 1973 में एएन राय और 1977 में एमयू बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। जो सीनियरिटी
रूल के एगेंस्ट था। सेकेंड जज केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट सीनियर मोस्ट जज से ही होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करना पड़ता है। अदर जजमेंट अपॉइंटमेंट को देखते हैं। अदर जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन जरूरी होता है। अब क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। बेसिक क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज रह चुका हो 5 साल तक, या फिर हाई कोर्ट का एडवोकेट रह चुका हो 10 साल तक। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी हो सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगता है। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है। ओथ एंड एफर्मेशन को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट या उनके अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ओथ लेना पड़ता है। ये ओथ उनको अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करने का कमिटमेंट देता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस, आर्टिकल 125। जजेस का सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा काम नहीं हो सकता। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा कम नहीं हो सकता। रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस को उनकी लास्ट ड्रॉ सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। टेन्यूर ऑफ जजेस को देखते हैं। नो फिक्स टेन्यूर। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट जजेस का टेन्यूर फिक्स्ड नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एज लिमिट 65 ईयर तक का टेन्यूर होता है। जब जज 65 ईयर का हो जाता है तो वो रिटायर कर सकते हैं। रेजिग्नेशन, जज प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर रिजाइन कर सकते हैं। जजेस को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। रिमूवल ऑफ जज, ग्राउंड फॉर रिमूवल को देखते हैं। जज को मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल का प्रोसीजर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर होता है। इसके लिए पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी अप्रूवल चाहिए होती है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कोई सीरियस चार्ज हो, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट कोई सीरियस चार्ज हो तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन मूव होता है। अगर मोशन को स्पेशल मेजोरिटी मिलती है तो जज को रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट, अब तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज इम्पीच नहीं हुआ है, लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो भी इम्पीचमेंट मोशन लैप्स नहीं होता। अब बात करते हैं जज इंक्वायरी एक्ट 1968। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 ये एक्ट जज के रिमूवल का प्रोसेस डिफाइन करता है। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के चार्ज हैं तो उनको रिमूव करने के लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। प्रोसेस को देखते हैं। रिमूवल मोशन, अगर कोई जज के अगेंस्ट रिमूवल मोशन मूव करना हो तो मोशन को 100 लोकसभा मेंबर या 50 राज्यसभा मेंबर साइन करते हैं। स्पीकर और चेयरमैन के रोल को देखते हैं। स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि ये मोशन एडमिट करना है या नहीं। अगर मोशन एडमिट हो जाता है तो 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जो चार्ज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये कमेटी कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एक सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या ए डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट, कोई रिनोन्ड लीगल एक्सपर्ट को भी ऐड किया जाता है। अगर जज गिल्टी पाया जाता है तो मोशन को पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। फिर यह मोशन प्रेसिडेंट को भेजा जाता है जो फाइनल ऑर्डर पास करते हैं। जैसे जस्टिस वी रामास्वामी के केस में इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन मोशन पास नहीं हो पाया। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस, आर्टिकल 126। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेंट हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पोरली एब्सेंट हो या ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो एक्टिंग चीफ जस्टिस इंडिया अपॉइंट करे। यूजुअली एक सुप्रीम कोर्ट जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ड्यूटीज को टेम्पोरली परफॉर्म करते हैं। अब एडहॉक जज, आर्टिकल 127। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम यानी मिनिमम नंबर ऑफ जजेज की कमी हो और केस को कंटिन्यू करना हो तो चीफ जस्टिस इंडिया एडहॉक जज को अपॉइंट कर सकते हैं। ये टेम्पोरली जजेज होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करनी पड़ती है और प्रेसिडेंट की कंसेंट भी जरूरी होती है। एडहॉक जज को सुप्रीम कोर्ट के जज के सभी पावर और प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट जज नहीं माना जाता। अब रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज को टेम्पोररी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की कंसेंट और रिटायर्ड जज की कंसेंट के साथ होती है। रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट के जज के सभी पावर और प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट जज नहीं माना जाता। अब सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 130, दिल्ली एज सीट। सुप्रीम कोर्ट का सीट दिल्ली में है, लेकिन प्रेसिडेंट को पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट का सीट किसी और जगह पर भी शिफ्ट करने की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल जरूरी होती है। ये प्रोविजन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर। सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ अपने प्रैक्टिस और प्रोसीजर के रूल्स बनाने की पावर होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो या प्रेसिडेंट के रेफरेंस पे केस हो, आर्टिकल 143, तो ये केस 5 जजेस के बेंच के द्वारा डिसाइड होता है। बाकी केसेस को सिंगल जजेस या डिवीजन बेंच डिसाइड करते हैं। जजमेंट डिलीवरी, मेजॉरिटी वोटिंग से जजमेंट डिलीवरी होता है, लेकिन डिसेंडिंग ओपिनियन भी दिया जा सकता है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उनसे कंसल्टेशन जुडिशरी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस के साथ होती है। जजेस को रिमूव करना बहुत मुश्किल है और उनको फिक्स सर्विस कंडीशन मिलते हैं जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा चेंज नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, जो पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं होता। जजेस के कंडक्ट के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में जब तक इम्पीचमेंट मोशन ना हो। रिटायर्ड जज को इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होती। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी पर्सन को कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी को डिसरेस्पेक्ट करता अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी को डिसरेस्पेक्ट करता हो। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंस रहे। अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज्यादा पावर और जुरिस्डिक्शन दी है। ये सिर्फ एक फेडरल कोर्ट नहीं है, बल्कि एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी है। इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है और सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का गारंटी करता है। अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ने कहा था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फेडरल इशू को हैंडल करता है, वैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड सिर्फ अपील सुनता था, लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये फेडरल डिस्प्यूट भी सॉल्व करता है और अपील भी सुनता है। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 131 को देखते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहली बार किसी केस को डायरेक्टली सुनता है, बिना किसी अपील के। इसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, यानी ये केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन
किस किस चीज में होता है देखते हैं। स्टेट और सेंटर के बीच का डिस्प्यूट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई लीगल डिस्प्यूट हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच का डिस्प्यूट, अगर दो स्टेट के बीच कोई लीगल इशू हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। सेंटर एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच का डिस्प्यूट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। अब जुरिडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू, ओरिजिनल जुरिडिक्शन कुछ स्पेसिफिक केसेस तक ही लिमिटेड है। यह सुप्रीम कोर्ट को हर टाइप का केस सुनने का पावर नहीं देता। कुछ एग्जांपल्स हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, अगर कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हुआ हो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अगर दो स्टेट के बीच पानी के राइट्स पर डिस्प्यूट हो तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आता। फाइनेंस कमीशन मैटर, कमीशन के जो भी मैटर होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। कमर्शियल डिस्प्यूट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आता। डैमेजेज रिकवरी, अगर स्टेट को सेंटर से डैमेज रिकवरी करना हो तो ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। जैसे वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंट्रल 1961। 1961 में वेस्ट बंगाल ने सेंटर के अगेंस्ट अपने पहला केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ये केस स्टेट और सेंटर के बीच का डिस्प्यूट था जिसमें वेस्ट बंगाल ने सेंटर के अगेंस्ट अपनी लीगल राइट्स को चैलेंज किया था। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये वो जुरिडिक्शन होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहली बार केस को सुनते हैं बिना किसी अपील के। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट उस केस को नहीं सुन सकता। पॉलिटिकल नेचर, ये वो डिस्प्यूट होते हैं जो पॉलिटिकल डिसीजन या इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। अब बात करते हैं रीट जुरिडिक्शन, आर्टिकल 32। रीट एक लीगल ऑर्डर होता है जो कोर्ट किसी अथॉरिटी या पर्सन को इशू करता है जब उनके एक्शन इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को इन्फोर्स कर सके। टाइप्स ऑफ रीट्स को देखते हैं। हैविस कॉर्पस, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी, अगर किसी पर्सन को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से हैविस कॉर्पस रीट्स मांग सकता है। ये रीट कोर्ट को उस पर्सन को जेल से रिलीज करने का ऑर्डर देता है। एग्जाम्पल, अगर पुलिस ने बिना प्रॉपर रीजन के किसी को अरेस्ट कर दिया तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में हैविस कॉर्पस के लिए जा सकता है। मैंडेमस, ये रीट एक कमांड होता है जिसमें कोर्ट किसी अथॉरिटी को अपना ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर देता है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा तो कोर्ट उसे करने के लिए कह सकता है। जैसे अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किसी सिटीजन को पेंशन देना बंद कर दिया हो तो वो सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में मैंडेमस रीट के लिए जा सकता है। अब प्रोहिबिशन, ये रीट लोअर कोर्ट को किसी केस को सुनने से रोकता है अगर उनका जुरिडिक्शन नहीं है या उनका डिसीजन इलीगल हो सकता है। जैसे अगर कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन के बाहर जाके केस सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोकने के लिए प्रोहिबिशन रीट इशू कर सकता है। क्वो वारंटो, ये रीट किसी पर्सन से पूछता है कि वो अपनी पोस्ट या पोजीशन कैसे होल्ड कर रहा है। अगर किसी पर्सन को इलीगली पोजीशन दी गई हो तो ये रीट उसके अगेंस्ट इशू किया जाता है। जैसे अगर किसी पर्सन को पब्लिक ऑफिस इलीगल दिया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट को वारंटो रीट इशू करके उसकी पोजीशन को चैलेंज कर सकता है। सर्टियोरेरी, ये रीट लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करने के लिए होता है। अगर कोर्ट का डिसीजन इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ये रीट लोअर कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल करने के लिए दिया जाता है। जैसे अगर लोअर कोर्ट ने किसी केस में गलत इंटरप्रिटेशन किया हो तो सुप्रीम कोर्ट सर्टियोरी रीट इशू करके उस डिसीजन को कैंसिल कर सकता है। अब
रीट जुरिस्डिक्शन इन सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रीट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट्स भी रीट इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए है। अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकती है कि वो रिट्स इशू करे किसी और पर्पस के लिए भी, लेकिन अभी ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक लिमिटेड है। अब एपिलेट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 132, 133, 134। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आर्टिकल 132। सुप्रीम कोर्ट का एपिलेट जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में होता है। अगर हाईकोर्ट का जजमेंट ऐसा केस में दिया गया हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जरूरी हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपील के लिए सुन सकता है। जैसे अगर हाई कोर्ट ने किसी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को गलत इंटरप्रेट किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को रिव्यू कर सकता है। अब सिविल मैटर आर्टिकल 133। सिविल मैटर में अपील तब होता है जब केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड करना जरूरी हो। जैसे अगर हाई कोर्ट ने किसी सिविल केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपील के लिए सुन सकता है। क्रिमिनल मैटर आर्टिकल 134। सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल केस में तब होता है जब हाई कोर्ट ने एक्वेंटल यानी जो केस में एक्यूज को छोड़ा गया हो को रिवर्स करके एक्यूज को डेथ सेंटेंस दिया हो। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी एक्यूज को डेथ सेंटेंस दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपील के लिए ले सकता है। अगर हाई कोर्ट ने किसी क्रिमिनल केस को अपील के लिए फिर डिक्लेयर किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुन सकता है। जैसे अगर हाई कोर्ट ने किसी एक्यूज को एक्विटेंट यानी कि बेल कर दिया हो, तो उस केस में अपील नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। रीट जुरिस्डिक्शन ये वो पावर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रीट इशू करने का पावर दिया जाता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये वो जुरिस्डिक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी केस को पहली बार डायरेक्टली सुनता है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन ये वो जुरिस्डिक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी केस का अपील सुनता है जो लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया हो। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये वो क्वेश्चन होता है जो लॉ के इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए डिसाइड करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं अपील बाय स्पेशल लीव आर्टिकल 136। स्पेशल लीव टू अपील आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल लीव देने का पावर दिया गया है। मतलब अगर कोई पार्टी किसी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल लीव लेकर अपील कर सकता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ना कि राइट। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को लीव देना है या नहीं, ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। फाइनल और इंटरलोकेटरी जजमेंट ये फाइनल जजमेंट जैसे केस का फाइनल डिसीजन या इंटरलोकेटरी जजमेंट का मतलब केस के बीच में दिए गए टेम्पोररी डिसीजन दोनों पर अप्लाई होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट से रिलेटेड किसी भी मैटर पर अप्लाई हो सकता है। ये हाई कोर्ट के डिसीजन पर नहीं, किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के डिसीजन पर हो सकता है। एक्सेप्शंस इसमें हैं, ये कोर्ट मार्शल या मिलिट्री ट्राइब्यूनल के डिसीजन पर अप्लाई नहीं होता। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143। प्रेसिडेंट्स पावर टू सीक एडवाइस आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने का पावर दिया गया है। इसमें दो मेन कैटेगरी है, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। अगर प्रेसिडेंट को किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब चाहिए जो लॉ या फैक्ट से रिलेटेड हो और पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना या नहीं देना ये उनका डिसीजन होता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट
अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना जरूरी होता है। जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई ओल्ड ट्रीटी का डिस्प्यूट हो तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। नेचर ऑफ एडवाइजरी ओपिनियन को देखते हैं। नॉन बाइंडिंग ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता। प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को फॉलो करना जरूरी नहीं होता, वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। एडवाइजरी एंड नॉट जुडिशियल, ये एडवाइजरी ओपिनियन है जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन सिर्फ सजेशन है, फाइनल डिसीजन नहीं। अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स माना गया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, प्रोसीडिंग और एक्ट को पर्सपेक्चुअल मेमोरी के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। अब एविडेंशियल वैल्यू, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एविडेंशियरी वैल्यू मिलती है, मतलब उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो किसी लोअर कोर्ट को उस डिसीजन को चैलेंज करने का राइट्स नहीं होता। लीगल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं जो फ्यूचर केस में रिफरेंस के लिए यूज होते हैं। ये लॉ बन जाता है और फ्यूचर केसेस में फॉलो किया जाता है। जैसे केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश किया था, जो एक प्रेसिडेंट बन गया है और आज भी यूज होता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का केस होता है। अब बात करते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का मेन पर्पज है कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट की इज्जत और अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करना। इस एक्ट को एच.एन. संजाल कमेटी की रिकमेंडेशंस पर बनाया गया था। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिविल कोर्ट, सिविल कॉन्टेम्प्ट। सिविल कॉन्टेम्प्ट तब होता है जब कोर्ट का ऑर्डर या जजमेंट को विलफुल्ली यानी कि जानबूझकर डिसोबे किया जाता है। जैसे अगर किसी को कोर्ट का ऑर्डर दिया गया हो कि वो किसी प्रॉपर्टी को वेकेट करे और उसने जानबूझकर उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो ये सिविल कॉन्टेम्प्ट होगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब होता है जब कोई ऐसा काम करे जो कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करे या जुडिशियल प्रोसीडिंग को प्रीजस्टिस करे। ये वो एक्शन है जो जस्टिस के प्रोसेस को इंटरफेस करते हैं। जैसे अगर कोई न्यूज़पेपर या मीडिया चैनल कोर्ट के डिसीजन के बारे में ऐसे कमेंट करे जो कोर्ट के डिग्निटी को नुकसान पहुंचाए तो ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट हो सकता है। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट को देखते हैं। स्कैंडलाइजिंग और लोअरिंग द ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट, अगर कोई कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश करे। इंटरफेयरिंग विथ जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर कोई कोर्ट के केसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, जैसे कि जजमेंट या विटनेस पर प्रेशर डालना। ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगर कोई जस्टिस के प्रोसेस को रोकने या इंटरफेस करने की कोशिश करे। अब एक्शन दैट डू नॉट अमाउंट टू कॉन्टेम्प्ट, कुछ एक्शन जो कॉन्टेम्प्ट नहीं होते उनमें शामिल है, जैसे इनोसेंट पब्लिकेशन, अगर किसी ने एक्सीडेंटली कुछ ऐसा पब्लिश किया हो जो कोर्ट की अथॉरिटी को हार्म ना करे। फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग की एक्यूरेट रिपोर्ट दे तो वो कॉन्टेम्प्ट नहीं होता। फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट, अगर कोई जुडिशियल डिसीजन पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे तो वो कॉन्टेम्प्ट नहीं होता। कमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के काम पर कमेंट करे तो वो कॉन्टेम्प्ट नहीं होता। अब पेनाल्टी फॉर कॉन्टेम्प्ट को देखते हैं। अगर कोई कॉन्टेम्प्ट का केस प्रूव होता है तो कोर्ट उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट यानी कि 6 मंथ तक या फाइन 2000 तक या दोनों लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी ने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना और कोर्ट ने उसको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिक्लेयर किया तो उसे 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट या फाइन लग सकती है।
लिमिटेशन फॉर कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट का केस 1 ईयर के अंदर फाइल करना पड़ता है। अगर 1 ईयर के बाद कोई कॉन्टेम्प्ट हुआ हो तो कोर्ट उस केस को इनिशिएट नहीं कर सकता। अब एग्जेम्पशन फॉर विलेज कोर्ट, ये एक्ट न्याय पंचायत या विलेज कोर्ट पर अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ फॉर्मल कोर्ट के लिए है। अब पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये पावर होता है कि वो लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन को रिव्यू कर सके और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उन्हें इनवैलिडेट कर सके। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू इस पावर को एस्टेब्लिश किया। ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू तब होता है जब कोई लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करते हैं, जैसे कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई लॉ या एक्शन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी, अगर कोई लॉ या एक्शन उस अथॉरिटी के स्कोप के बाहर हो जो उसको बनाने का पावर रखता हो। जैसे अगर स्टेट कोई लॉ बनाए जो सेंटर के पावर को इनक्रोच करे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। रिपग्नेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर कोई लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट हो, जैसे अगर कोई लॉ आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड कर सकता है। अब जुडिशियल रिव्यू एंड आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 13, लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो उन्हें वॉइड डिक्लेयर करने का पावर देता है। आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर डायरेक्ट अपील सुनने का पावर देता है। आर्टिकल 131 टू 136, सुप्रीम कोर्ट को जुरिडिक्शन और पावर देता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट से रिलेटेड एडवाइजरी जुरिडिक्शन को डिफाइन करता है। आर्टिकल 226, हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है। आर्टिकल 246, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को डिफाइन करता है। जैसे केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश किए जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर को रेस्ट्रिक्ट किया। ये जुडिशियल रिव्यू का एक एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट इंटरप्रेटर माना गया है। मतलब अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेकर कोई कंफ्यूजन या डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। जैसे अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। जैसे केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को एस्टेब्लिश किया। डॉक्ट्राइन यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन का यूज करता है। जैसे सेवरेबिलिटी, अगर कोई पार्ट ऑफ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो सिर्फ उस पार्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, बाकी लॉ वैलिड रहेगा। जैसे अगर टैक्स लॉ का एक क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट उस क्लॉज को हटा देगा, बाकी लॉ को चलने देगा। वेवर, अगर कोई पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव यानी कि छोड़ दे तो सुप्रीम कोर्ट उसे अलाउ कर सकता है, लेकिन ये वेवर वॉलंटरी और इन्फॉर्म होना चाहिए। जैसे अगर किसी को राइट टू बी हेयर्ड का राइट है लेकिन वो अपनी मर्जी से उसका यूज नहीं करना चाहता तो सुप्रीम कोर्ट उसे वेवर करने दे सकता है। एक्लिप्स, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो टेम्पोरली सस्पेंडेड हो सकते हैं, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वैलिड हो जाता है तो वो एक्लिप्स से निकलकर वैलिड हो जाता है। जैसे आर्टिकल 31C में एक्लिप्स डॉक्ट्राइन अप्लाई होता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। अब टेरिटोरियल नेक्सस,
कोई लॉ जो टेरिटरी के बाहर अप्लाई होता है, अगर उसका नेक्सस यानी कि कनेक्शन इंडिया से है तो वो वैलिड हो सकता है। जैसे अगर फॉरेन ट्रेड का लॉ है जो इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है तो वो टेरिtoriयल नेक्सस के बेसिस पर वैलिड हो सकता है। पिथ एंड सब्सटेंस, अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को वायलेट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि लॉ का रियल इंटेंट क्या है, और अगर वो वैलिड है तो उसे वैलिड माना जाएगा। कॉरेलेबल लेजिस्लेशन, अगर कोई लॉ डायरेक्टली उस सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कलरेबल लेजिस्लेशन यानी कि फ्रॉडुलेंट लॉ मान सकता है। जैसे अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है जो यूनियन पावर को इफेक्ट करने के लिए डिसयूज किया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। इम्प्लाइड पावर, कुछ पावर जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती है लेकिन उनका इम्प्लाइड यानी कि हिडन होना जरूरी होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे पार्लियामेंट को इम्प्लाइड पावर मिलती है जो यूनियन लिस्ट के अंदर मैटर को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है। इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर, कुछ पावर जो प्राइमरी पावर के साथ लिंक होती है उन्हें इंसिडेंटल या एंसिलरी पावर कहा जाता है। जैसे अगर पार्लियामेंट को टैक्स लगाने का पावर दिया गया है तो उसके साथ इंसिडेंशियल पावर भी मिलती है, जैसे कलेक्शन और इन्फोर्समेंट के लिए लॉ बनाना। प्रेसिडेंस प्रेसिडेंट, प्रीसीडेंट का मतलब है कि प्रीवियस डिसीजन को फॉलो करना। सुप्रीम कोर्ट अपने पास्ट डिसीजन को प्रीसीडेंट के रूप में फॉलो करते हैं। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में डिसीजन दिया हो तो उस डिसीजन को फ्यूचर केस में फॉलो किया जाता है। ऑक्युपाइड फील्ड, अगर यूनियन या स्टेट किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाता है तो अगर वो फील्ड ऑक्युपाइड है तो दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट उस फील्ड में इंटरफियर नहीं कर सकता। जैसे अगर यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्सेशन का लॉ बनाया है तो स्टेट उस फील्ड में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को फ्यूचर के लिए अप्लाई करता है और पास्ट केसेस को अनअफेक्टेड छोड़ जाता है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करता है तो वो फ्यूचर लॉज के लिए अप्लाई होगा लेकिन पास्ट केसेस को इफेक्ट नहीं करेगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजन को टुगेदर इंटरप्रेट करना ताकि वो एक कंसिस्टेंट और लॉजिकल मीनिंग दे। जैसे अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें हार्मोनियसली इंटरप्रेट करेगा। लिबरल इंटरप्रिटेशन, लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोग्रेसिव और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करना ताकि राइट्स और फ्रीडम को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जो पहले एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। अब अदर पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है। ये पावर ओरिजिनल और फाइनल होता है। जैसे अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। इंक्वायरी इनटू कंडक्ट ऑफ यूपीएससी मेंबर, सुप्रीम कोर्ट को यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर के कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट करने का पावर दिया गया है। यह पावर प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर होता है। जैसे अगर कोई यूपीएससी मेंबर पर मिसकंडक्ट का एलिगेशन हो तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करवा सकता है। पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट को अपने खुद के डिसीजन को रिव्यू करने का पावर दिया गया है। यह पावर सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसी केस में गलत हो तो वो अपने डिसीजन को रिवाइव कर सकता है। पावर टू ट्रांसफर केसेस बिटवीन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को केसेस को हाई कोर्ट के बीच ट्रांसफर करने का पावर दिया गया है। अगर कोई केस एक हाई कोर्ट में पेंडिंग हो
तो सुप्रीम कोर्ट उसे दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सभी कोर्ट पर बाइंडिंग होता है, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वो लोअर कोर्ट पर भी अप्लाई होगा। इनलार्जिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को यूनियन लिस्ट के मैटर में इनलार्ज कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट का लॉ सभी कोर्ट के लिए बाइंडिंग होता है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को डिक्रीज और ऑर्डर को इन्फोर्स करने का पावर दिया गया है।